किसान भाइयों जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आए हैं और वो जानकारी ये है कि गैर रासायनिक तरीके से अनाज का भंडारण कैसे करें। लेकिन इससे पहले आइए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। इस वर्ष राज्य के 100 प्रखंडों में खुलेगा कृषि सिंगल विंडो सिस्टम। किसान मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मिट्टी जांच जरूर कराएं और तोरी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद T9। और अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों मत्स्य महोत्सव सह संगोष्ठी में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगले 2 वर्षों के बाद हम मछली निर्यात करने की स्थिति में होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अगले 2 महीनों के अंदर एक फेडरेशन का गठन करेगी। इस दौरान कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि मत्स्य प्रभाग ने इस साल 425 करोड़ मत्स्य बीज के विरुद्ध 403 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया है। विभाग इस साल कृषि और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए राज्य के 100 प्रखंडों में कृषि सिंगल विंडो सेंटर खोलेगा। राज्य की कई नदियों में पानी की ऐसी धाराएं उपलब्ध हैं जहां सालों भर या कम से कम 8-9 महीने पानी उपलब्ध रहता है। इसके अलावे नदियों के ऊपर निर्मित जलाशयों के आसपास या नदियों से सटे ऐसे ही स्थल पाए गए हैं जहां पानी की धारा कम होने के बावजूद पानी की गहराई 3-4 फीट होती है। ऐसे क्षेत्रों में विशेष प्रकार के जाल, जीआई पाइप या बांस की सहायता से घेराबंदी करके उसमें मछली पालन करने की योजना बनाई गई है। मिट्टी का स्वास्थ्य ही उपज की मात्रा और उसकी गुणवत्ता निर्धारित करती है, इसलिए किसान समय समय पर मिट्टी की जांच कराते रहें। इससे उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि किन पोषक तत्वों की मात्रा कम या ज्यादा है, जिससे उन्हें उर्वरक प्रबंधन में सहूलियत होगी। हर उर्वरक किसी खास पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन आमतौर पर किसान मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा को बिना जाने किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों की मात्रा असंतुलित हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए किसान मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा जानें और ये जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण कराएं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी ही हमारी एक ऐसी पूंजी है जिसको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी स्वस्थ न रहेगी तो हम कितनी भी मात्रा में खाद डालें, बीज डालें, कितना भी मेहनत करें, हमारा फसल अच्छा नहीं मिल सकता। इसलिए हमको कोशिश करना है कि मिट्टी का स्वास्थ्य हमारा सही रहे। इसके लिए समय समय पर आप मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। ये जांच सर्वथा उपलब्ध है। यहाँ तक कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी इसका जांच निःशुल्क किया जाता है। किसान भाई तोरी की खेती के लिए 15 अक्टूबर तक बुआई का काम संपन्न कर लें। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए T9 या PT 303 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई तोरी की बुआई में 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जबकि उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ द्वारा झारखंड के लिए अनुशंसित प्रभेद चुनें। T9 है और PT 303 2 प्रभेद है जो झारखंड के लिए अनुशंसित है, जिसको कि हम लोग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में हम लोग लगा सकते हैं। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने खेत में कतारों में बीज की बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए आज जानते हैं टमाटर फसल में रासायनिक दवा के बिना फल छेदक और पत्र छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाई, आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो पत्र छेदक और फल छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1600 रुपए से 1800 रुपए, चावल मध्यम 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2800 रुपए से 3000 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1800 रुपए, दाल अरहर 12000 रुपए से 13000 रुपए, सरसों तेल 12000 रुपए से 13000 रुपए, चीनी 3800 रुपए से 4200 रुपए, आलू 2000 रुपए से 2500 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसमें आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने अच्छी तरह से जाना। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं। हम यूं गए और यूं आए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं कि गैर रासायनिक तरीके से अपने अनाज का भंडारण हम कैसे करें। यूँ तो हम देखते हैं कि हमारे तमाम किसान भाई अच्छी फसल लगाते हैं, उपज भी उनकी अच्छी होती है, लेकिन अनाज का भंडारण सही तरीके से नहीं करने की वजह से उनका अनाज बर्बाद हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि वो सही तरीके से, गैर रासायनिक तरीके से अपने अनाज का भंडारण करें। लेकिन कैसे करें, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। आज का हमारा विषय है कि गैर रासायनिक विधि से अनाज का भंडारण कैसे करें। किसान उपजा तो लेते हैं लेकिन भंडारण करने की उनके पास तकनीक नहीं होती है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई फसल तो उपजा लेते हैं लेकिन जहाँ तक रखने की बात आती है तो रखने में कुछ सावधानियां नहीं बरतते हैं, जिसके कारण उनका जो फसल है बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि जो पारंपरिक तरीके हैं, हमारे घरेलू तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं और कैसे सुरक्षित हैं? भंडारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और जब भी हम फसल उत्पादन करें या बीज उत्पादन करें तो इसका भंडारण बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। इसके लिए हमें पहले जब उत्पादन करते हैं तो उस समय हम किस समय का उपयोग करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करते हैं और रासायनिक खाद कितना देना चाहिए उस भी मात्रा को डिपेंड करता है। साथ साथ और किस समय हमारा जो बीज परिपक्व हुआ है, फसल पक गया है, तो उस समय जब हम भंडारण करने से पहले सिंचाई को बंद कर देते हैं कि उस गैप में जब हम सिंचाई को बंद करते हैं तो हमारा अनाज में नमी की मात्रा कम हो जाती है। और एक नमी जो चीज़ है, नमी के चलते हमारे जो भंडारण के जो नुकसान हैं वो काफ़ी हद तक होते हैं। तो हमें नमी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ साथ जो नमी के द्वारा जो भंडारण में जो समस्या आती है, खासकर अनाज में या बीज में, तो नमी के लिए हम लोग ऐसे घरों का चुनाव करते हैं जहाँ पे पक्का घर हो और एयर टाइट व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर हवा का माने एयर टाइट हो। तो अब देखते हैं कि गांव में किसान भूसा का ढेर रखते हैं और उस भूसे के ढेर में एक अनाज को एक पॉलीथीन में लपेट के और एयर टाइट व्यवस्था में, जहाँ पर हवा का संचरण नहीं होता तो उसमें रखते हैं, तो वो काफ़ी दिनों तक
सुरक्षित रहता है। देखिए, जब भी आप भंडारण करते हों तो एक सीधी सी बात है कि जब ऐसे घरों का जहाँ चुनाव करेंगे, जिस घर में दरार नहीं होना चाहिए। यदि पक्का का घर हो तो वो पूर्ण रूप से अच्छा होना चाहिए, और दीवार के बगल में कम से कम 3 मीटर की दूरी पर हम भंडारण करते हैं। भंडारण तो एक व्यवस्था है, मगर हम गांव के में भी ऐसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं, संरचना को बनाते हैं, जैसे बांस से कम लागत के जो एक फ्रेम बनाते हैं, और उस फ्रेम में भी हम अनाज को हम भंडार करते हैं। और इस तरह से हम जब किसी बोरे का चुनाव करते हैं तो खासकर ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो बोरा नया बोरा हो, क्योंकि पुराने बोरे में अंडे के कीट और कई तरह कीट के अंडे और कई तरह के कीट उसमें पहले से उपस्थित रहते हैं, जिसके चलते हमें बाद में बहुत नुकसान सहना पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि नए बोरे का चुनाव करें, और यदि पुराने बोरे का चुनाव कर रहे हैं तो उसको धूप में अच्छी तरह से कई दिनों तक आप उसको धूप लगाएं। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि कभी कभी बरसात के मौसम में जब हमारे किसान भाई रखते हैं तो उनके जो अनाज है उनमें नमी आ जाती है, तो क्या उसकी देखभाल बीच बीच में करते रहना होगा, या फिर एक बार जब डाल दिए तो 3 महीना के लिए वो सेफ हो गया? जब भी आप भंडारण करें तो बीच बीच में आप अनाज को धूप में सुखाएं, और अच्छे तरह से उसको उलट के और पूर्ण रूप से धूप में सुखाएं, तो जिससे कि तापमान 50 से 55-60 डिग्री बढ़ जाता है, और उसमें जो उत्पन्न जो कीट होते हैं वो वहीं धूप सूरज की रोशनी में मर जाते हैं। खासकर जब हम धूप की रोशनी का चुनाव करें, और अन्य भी चीज़ का हम चुनाव कर सकते हैं, जैसे नीम की पत्ती को हम डाल सकते हैं। तो दलहनी फसल जो है और अनाज तिलहनी फसल है, तो दलहनी फसल में एक्चुअली वसा की मात्रा अधिक होती है, तो ये देर से ख़राब होता है, मगर दलहनी फसल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप नीम की पत्ती यदि अनाज के बीच में रख दें तो ये काफ़ी हद तक अच्छा होता है। मगर जब हम यदि तिलहनी फसल की लंबे दिनों तक करें, तो यदि 1 क्विंटल यदि तिलहनी फसल हैं, सरसों हैं या कोई भी चीज़ है, तो उनमें हम 500 ml सरसों की तेल को यदि मिला दें तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे किसान भाई जो हैं गांव में जो रहते थे तो वो कोठी बनाते थे और उसमें नीम से लेपित कर रख देते थे अनाज को, तो भंडारित हो जाता था और ज़्यादा समय तक चलता था। लेकिन अब समस्या आती है कि कोठी लोग बना नहीं पाते हैं और जगह का भी अभाव होते जा रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे में हमारे किसान भाई के लिए क्या सुविधाजनक होगी? सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप एयर टाइट प्लास्टिक जो बाज़ार में उपलब्ध है और वो 1 क्विंटल का उपलब्ध है, तो आप अनाज को सुखा के, और जब कट की आवाज़ हो, दांत से दबाएंगे तो कट की आवाज़ होनी चाहिए, तब आप समझें कि हम भंडारण कर सकते हैं। और उस समय उस बोरे में, ये प्लास्टिक के बोरी में उसको डाल के, और फिर जब वो बड़ा बोरी है उसमें आप डाल दें और पूर्ण तरह से उस मुंह को बंद कर दें, जिससे कि वो एयर टाइट हो। तो हम समझते हैं जब एयर का आवागमन नहीं रहेगा तो उसमें कीट लगने की संभावना न के बराबर हो जाती है। और आप जब भी किसी भी अनाज का यदि कोठी हो तो अच्छा है, नहीं तो उस तरह की संरचना को हम बनाते हैं बांस की, कम लागत में, और इससे हमारा काम चल जाता है। और जब भी चूहे आप दिखाई पड़े तो आप उसमें यदि गुड़ में रुई को लपेट के और 4-5 जगह पर रख देंगे तो वो चूहे खाएंगे तो उसके गर्दन में वो फंस जाते हैं, तो चूहे बाहर की ओर भागते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरी बात है कि कई तरह के चूहेदानी का भी प्रयोग अभी मार्केट में आ गया है। गम एक मिलता है और वो बना बनाया है, वो टीन में गम लगा रहता है, वो तो आप 2-4 जगह उसका प्रयोग कर दें, जिससे चूहे स्वतः जाके उसमें फंस जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने घरेलू तरह से और कम लागत के नुस्खे बताए हैं, उनका अगर उपयोग करते हैं तो आपके अनाज ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और रासायनिक का एकदम प्रयोग नहीं होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी यह जानकारी? हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको आमदनी के साथ साथ स्वास्थ्य भी मिलने जा रहा है और
यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, फिर कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी यह जानकारी? हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि इससे आपका अनाज भी बचेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो आइए, वक्त हो चला है यहाँ भी एक छोटा सा विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम यूँ गए और यूँ आए। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके इस कार्यक्रम में हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और नई नई जानकारी से आपको अवगत कराते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा विषय है शकरकंद की खेती व उन्नत प्रभेदों का चुनाव। इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BK झा सर। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों से शकरकंद की खेती के बारे में, तो जैसा कि अभी हम झारखंड में हैं, झारखंड के परिवेश में इसकी क्या संभावना है? किसान भाइयों, जैसी चर्चा हो रही है झारखंड में हमारी शकरकंद की खेती, जिसको हम अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, ये काफ़ी लाभान्वित वाली फसल होती है हमारी, खास करके हमारी झारखंड में जनजातीय जो है तो उनके लिए खासकर। और इसकी जो हम उपयोगिता की बात भी देखें अगर शकरकंद की, तो इसमें हमारी क्या होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा ये पौष्टिक होती है। और यह इसमें पौष्टिकता की हम बात करें तो जैसे कि 100 ग्राम अगर हमारी शकरकंद है तो उसमें हमारा कम से कम 86 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह जो शकरकंद है इसमें कार्बोहाइड्रेट, आपकी वसा जो है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसकी अधिक मात्रा पाई जाती है और साथ में विटामिन भी इसमें होते हैं। तो इसमें A, B, C, E और साथ में हम बात करें तो इसमें खनिज पदार्थ जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि शकरकंद जो है हमारे ट्राइबल्स लोगों की, जनजातीय लोगों के लिए एक आहार का भी काम होता है, जिसको और साथ में ये जो है ये पशुओं की भी अच्छी आहार होती है। और इसकी खेती जो है बहुत साधारण ढंग से की जा सकती है। और किसान भाइयों, हमारी खासकर झारखंड की जो जलवायु है और यहाँ की जो भूमि है तो उसमें इसकी खेती जो है बहुत अच्छे प्रकार से की जाती है। तो आप किसान भाइयों, झारखंड प्रदेश में शकरकंद की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, जिसको कि आप खेती से आप इससे लाभ उठा सकते हैं। अगर जो भी हमारे किसान भाई शकरकंद की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें प्राथमिक सबसे पहले तो खेतों की तैयारी के बारे में सोचेंगे, तो किस तरह के खेतों का चुनाव उन्हें करना चाहिए और खेत की तैयारी वो किस तरह से करेंगे, ये बताइए। किसान भाइयों, खासकर शकरकंद खेती के लिए जो हमारी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में भी की जाती है, लेकिन यह क्या है कि इसमें जो हल्की भुरभुरी मिट्टी हो और साथ में जो है इसमें जल निकास युक्त होना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हमारी शकरकंद की खेती जो होती है ये खास करके हम खरीफ के मौसम में लगाते हैं, तो आपकी वैसी ज़मीन हो जहाँ पे कि ज़्यादा जल जमाव ना हो या जल जमाव की संभावना हो, तो उसमें जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से हम करें, बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो इसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और ख़ास करके खेत को आप तैयारी अच्छे ढंग से कर लें। और उसमें खास करके जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद भी जो होती है तो उसकी कम से कम 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको बनाना चाहिए। और खास करके किसान जब आप भूमि की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें जल निकास की व्यवस्था जो है आप उसमें ज़रूर रखिए। और एक महत्वपूर्ण बात आती है सर कि वो प्रभेद का चुनाव, क्या कि जब तक अब अच्छे प्रभेद का चुनाव नहीं करेंगे तो उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो कौन कौन से अच्छे प्रभेद हैं जो हमारे किसान भाई अपना सकते हैं? किसान भाइयों, खास करके आप जो खेती करते हैं शकरकंद की, तो लोकल जो हमारी प्रजाति होती है उसको ना करके जो हमारी उन्नत प्रभेद हैं उनको आप करें। जैसे कि इसमें उन्नत प्रभेद में आपकी जैसे कि गौरी है, शंकर है, या फिर आपकी यहाँ पे जो एक पूसा लाल होती है, पूसा सफ़ेद होती है, पूसा सुनहरा होती है। तो ये सब इसकी जो प्रजातियाँ हैं जो उन्नत किस्म की हैं, जो कि अधिक उपज देती हैं, करीब 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। तो आप इसका चुनाव करें। और ख़ास करके जब आप इस जो किस्में हैं वो आप जो खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें खास करके विशेष तौर पे आप ध्यान दें कि इन विकसित किस्मों का ही चयन करें। और साथ में जब आप इसको करते हैं तो इसके तरीके होते हैं लगाने करके खास करके, तो उसमें क्या होता है कि आप इसके जो हमारी जो वाइन कटिंग, लत्तर की जो कटिंग होती है तो उसके अग्र भाग को ही आप लें। और जब हम खेत की तैयारी कर लेते हैं तो उसमें है कि इसको 2 तरीके से किसान भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अगर इसमें मेढ़े बना ली हैं तो जो रीजन फरो कहते हैं तो उसके रीज पे लगाएं, ताकि यहाँ जब बरसात
बरसात में जहाँ पानी जमने की संभावना होती है पानी ना जमे, और जहाँ ऊंची ज़मीन हो जहाँ पे कि पानी जमने की संभावना नहीं होती वहाँ पे आप फ्लैट बेड में भी आप इसको लगा सकते हैं। और लगाते इसमें खास करके इसको यह दूरी आप रखें कि जो हमारी कतार से कतार दूरी हो किसान भाइयों वो कम से कम 60 सेंटीमीटर की हो, और पौधे से पौधे जो हैं वो 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तीसरे से करीब 80,000 के पौधे हमारे प्रति हेक्टेयर लगते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप पौधे को लगा रहे होते हैं इसके कटिंग्स को, तो जो मैंने कहा कि अग्रभाग जो होती हैं तो उसका ही आप कटिंग करीब 20 से 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और उसको आप उसमें जब लगा रहे हो तो ज़मीन में तो उसका 1-2 आँखें जो हैं वो बाहर होनी चाहिए, जो हम नोड कहते हैं, ताकि उसमें स्प्राउट आ सके। और ख़ास करके जब हम लगा रहे होते हैं किसान भाइयों तो इसमें है कि हमारी उर्वरक की भी मात्रा की जो होती है उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो खास करके जब हम लगाते होते हैं तो लगाने से पहले हमारी जो इसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है, जिसमें पूरी फास्फोरस और पोटाश की मात्रा जो है किसान भाइयों तो वो हम सब इसको, और आधी मात्रा नाइट्रोजन की ज़मीन तैयारी के समय ही लगा देते हैं रोपनी से पहले। और उसके बाद हम 30 से 35 दिन के बाद जब हमारी फसल हो जाती है तो हम निराई गुड़ाई करते हैं, तो उसमें निराई गुड़ाई इसलिए भी अवश्य करना चाहिए ताकि खरपतवार के नियंत्रण हो सके। और उसके बाद तब शेष बची हुई जो हमारी आधी नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो उसको हम लगा देते हैं। और सर एक समस्या आती है सर कि सबसे उपयुक्त समय कब हो फसल को लगाने का ताकि इनके फसल अच्छे हो? बिल्कुल किसान भाइयों, खास करके जो हमारी इसमें लगाने का समय होता है वो करीब जून जुलाई का महीना जो होता है ये बहुत ही उपयुक्त होता है। और ऐसे हम इसकी फसल को सितंबर तक जाते हैं, तो लेकिन अभी जैसे जून जुलाई में हम करते हैं तो हमें सिंचाई की प्रबंधन हमें कम करनी पड़ती है, चूँकि हमारी बरसात की मौसम रहती है तो बरसात से हमारी सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। तो ये उपयुक्त समय होता है लगाने का जून जुलाई, और अगर किसान भाई से सितंबर तक जा सकते हैं। तो सितंबर में क्या होती है, अगर आप देर से प्लांटिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको फिर इसमें सिंचित में जाना पड़ता है, तो सिंचाई की आपको जो है अतिरिक्त व्यय खर्च होती है। और साथ में क्या होता है कि आपका जो है उसमें उत्पादन भी कम हो जाता है, क्योंकि ये करीब 120 दिन की फसलें होती हैं 4 महीने की, तो उसमें आपका उत्पादन कम हो जाता है। तो इसमें खास करके ये ध्यान रखें कि आप अगर अपने फसलों को अगर जून जुलाई में लगा देते हैं तो वो आपकी उपज जो है आपको अधिक प्राप्त होगी। अब चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और भी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे? किसान भाइयों, खास करके जो हम ये लतर लगाते हैं शकरकंद की, तो जो आपकी जो हम इसकी कब हम इसकी हार्वेस्टिंग करें, कब हम इसके निकालें अपने खेतों से, तो इसका विशेष आपके दिमाग में होगा। तो इसमें क्या होती है, जब हमारी लतरें जो होती हैं उसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, और ये जब इसकी सूख जाती हैं तो उसके बाद हम इसके जो वाइन्स होते हैं उसको हम कट कर देते हैं, उसके बाद तो हम ज़मीन से इसको निकालते हैं। और इसकी एक यह भी परीक्षण होती है, जब आप शकरकंद को निकालते हैं उसकी अगर आप आधी भाग में काटते हैं तो उसका जो अगर वो काला नहीं पड़ता है तो इसका मतलब है उसकी मैच्योरिटी हो गई है और वो हमारे फसल जो है निकाल। इस तरह से किसान भाइयों, आप जब देखेंगे कि करीब इसमें आप शकरकंद की खेती करेंगे तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिल जाएगी। और साथ में जो इसकी वाइन्स होती है तो वो भी आपको करीब 10 से 15-20 टन जो है आपको मिल जाती है, वो अगले मौसम के लिए उसकी प्लांटिंग मटेरियल हो जाती है। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप शकरकंद की खेती करके आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, खास करके झारखंड प्रदेश में। तो जो भी शकरकंद की खेती करेंगे और इस राह पर चलेंगे तो आपको ज़रूर ही मुनाफा होगा। और सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम किसान भाई शकरकंद की खेती करना ही बंद कर दिए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर शकरकंद की वैज्ञानिक तरीके से उन्नत खेती की जाए तो बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी यह जानकारी? हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत लाभ भी होने वाला है। लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुर रोड, रांची। हमारा 3 संख्या है 834-001। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।